आपल्यासोबत मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ हजारो माओवाद्यांचे सोनू दादा आहेत. असं म्हटलं जात आहे की ज्या एका व्यक्तीच्या निर्णयानंतर संपूर्ण दंडकारण्यामध्ये माओवाद संपुष्टात येण्याची गती वाढली, ते भूपती आज आपल्यासोबत आहेत. 40 साल आप सशस्त्र माओवाद में रहे या उससे ज़्यादा रहे, और उसके बाद आपने निर्णय लिया कि बंदूक के माध्यम से प्रश्न नहीं सॉल्व हो सकते, मुख्य धारा में जाना होगा. क्यों 40-45 साल बाद यह विचार भूपती के मन में क्यों आया? पहले मैं आपको धन्यवाद पेश करता हूँ. ये 40-45 साल के बाद ये विचारधारा, नहीं तो मेरा विचारों में बदलाव के लिए जो परिस्थितियाँ बदलाव आया है, परिस्थितियों में जो बदलाव आया है, यही प्रमुख कारण है. पहले 80s में जो परिस्थितियाँ थी वो बाद में नहीं है. अब पिछले एग्जैक्टली आफ्टर द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज इन आवर इंडिया, तो अगर के बाद और ठोस से बताना है तो जो बदलावें आए हैं इसके अनुरूप बदलाव जरूरी है. ये हम समझकर बाहर आए हैं, मुख्य धारा में आए हैं. क्या सही में दंडकारण्य में पिछले कुछ सालों से जो एक पहले जनता के समर्थन से आपकी पार्टी, आपका पूरा आंदोलन और सशस्त्र माओवाद चलता था, वो जनता का समर्थन पिछले कुछ सालों में पूरी तरह से समाप्त हो गया था या कम हो गया था? और जो जिन बदलावों की आप बात कर रहे हैं उसमें यह बदलाव भी एक कारण है? जनता के समर्थन कम होना या लगभग ख़त्म होना, इसके पीछे कारण ये है कि हम जिस रास्ते पे जाने की था उस रास्ते पे हम नहीं जा पाया था. इसलिए हम सशस्त्र संघर्ष के जरिए से, नहीं तो आम के साथ जनता के बीच में जाने की परिस्थितियाँ नहीं हैं. इसलिए हम उसको छोड़कर ही बदले हुए परिस्थितियों में हम आज की परिस्थितियों के मुताबिक संविधान को लेकर हम जनता में जाने के लिए हम प्रयास किया है. उसी हिसाब से हम बाहर आया है और आज हम जनता में जाने के लिए एक रास्ता खुला हुआ है. इससे पहले जो रास्ता हमारे गलतियों के चलते बंद पड़ा था, जनता में नहीं जा पाया था, आज वही जनता में फिर जाने के लिए दूसरा रास्ता हम चुन लिया है. आप बड़ी बात कह रहे हैं कि पहले की कुछ गलतियों की वजह से रास्ते बंद थे. हाथ में बंदूक थी, वह गलती थी और उसी वजह से रास्ते बंद थे. हाथ में बंदूक रहना, एक समय में बंदूक रहना सही था, बदले हुए परिस्थिति में रहना गलती हो गई. इसलिए बंदूक छोड़ दिया, जनता में आ गया. कौन सा समय था ऐसा कि जिसके पहले? बिफोर 2000 या 80 से लेकर हम जनता में जब काम किए थे, उस समय में सशस्त्र संघर्ष का हम रास्ता अपनाया था. 2000 तक वो सही था, हम उसी हिसाब से हम जनता में गए थे. कुछ अचीवमेंट्स भी है हमारा, लेकिन बाद में जैसा परिस्थितियाँ बदलती गई उस हिसाब से हम बंदूक के साथ में जाना मुश्किल होते ही गया है. इसलिए हम उसको छोड़ना पड़ा था. डिमार्केशन इज देयर 2000 के बाद. मैंने, जो मेरी जानकारी है, काफ़ी सरेंडर नक्सलियों से भी मैं मिला, उनसे जो बात पता चली, आपने जो ये विचार अभी सामने रखा, ये क्या आपकी पार्टी में 2008, 9, 10 के आसपास से ये विचार, इस पे चर्चा शुरू हो गई? एक्चुअली पार्टी का एक उसूल होता है, जनवादी केंद्रीयता कहते हैं हम, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म बोलते हैं हम. उस उसूल के मुताबिक पार्टी में हर एक कैडर, निचले से लेकर पीबी तक, सीसी तक, उस उसूल के मुताबिक ही चलना पड़ता है. एक्चुअली मेरा विचारों में, जो परिस्थितियों के मुताबिक मेरा विचारों में 2003 से ही शुरू हुआ. 2024 नवंबर 18 तक मेरा संघर्ष जारी था, लेकिन बाहर हम नहीं बताया, क्योंकि वो उसूल के हिसाब से जिस कमेटी में मैं मेंबर हूँ वो कमेटी तक ही सीमित करना पड़ता है. वो कमेटी तक ही अनुशासन रूप से मैं वहीं तक सीमित किया था. 2003 से आप बंदूक हम नीचे रखें, ये आपका विचार था, और आप आपकी केंद्रीय समिति में और जो उच्च स्तरीय समितियां हैं वहाँ पे ये बात रख रहे थे? 2003 से बंदूक रखने की बात नहीं है. जो गलतियां हम कर रहे हैं, गलतियों को लेकर मेरा चर्चा थी. बंदूक छोड़ने की बात तो 2024-23 उस समय से मेरा सामने आया था. लेकिन जिन गलतियों की तरफ आप ध्यान दिलाना चाह रहे थे 2003 से, आपके पार्टी के जो भी उस समय निर्णय करता थे, या जो भी पूरा फोरम आप लोगों का एक निर्णय करने का होता, उसमें मान्य नहीं की गई वो बात?
मान्य नहीं किया था, क्योंकि हमारा जो गलतियाँ मतलब एक क्रांतिकारी पार्टी जिस प्रकार बनाना है उस प्रकार हम नहीं बन पा रहा है, ये मेरा पहली सवाल था। क्योंकि एक क्रांतिकारी पार्टी कभी भी भूमिगत पार्टी होता है, वो पार्टी हमारे पास नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे पास एक आर्मी ही था, सशस्त्र कैडर ही था, पार्टी नहीं था। इसलिए पॉलिटिक्स सशस्त्र कैडर को कमांड करना है, पॉलिटिक्स को कमांड करना है पार्टी। लेकिन उल्टा ये हुआ है कि आर्मी पार्टी को कमांड करने की दिशा में चल रहा था। ये हमारा गंभीर गलती था। यानी विचार से बंदूक नियंत्रित होना चाहिए थी, लेकिन बंदूक विचार को नियंत्रित कर रही थी। यस, ये गलती थी। यस, बंदूक विचार को नियंत्रित कर रही थी। पार्टी पॉलिटिक्स बंदूक को नियंत्रित करना है। जब बंदूक कैसा चलाना है, किस दिशा में ले जाना है, हमारा टास्क क्या है, हम क्या करना है, पॉलिटिक्स विल बी डिसाइडेड। लेकिन वैसा हम नहीं कर पाया है। तीसरी गलती, मेन गलती यह है कि हम जनता को लेकर जिन जनसंघर्षों को हम चलाने की था, जनता के पास जाने में ये एक बंदूक एक अटकले बने थे, रोड़ा बना था। इसलिए हम जनता के पास कुछ दिन तक गए थे, जब तक ये रिप्रेशन नहीं थी, जब तक आर्मड पोस्ट की डिप्लॉयमेंट नहीं थी, जब तक फोर्सेस अंदर घुसे नहीं थी, तब तक हम गए थे, जनता के बीच में थे। जब तक हम ये नहीं पहचान पाए थे, व्यक्ति मैं कहाँ तक पहचाना ये सवाल नहीं है, पूरी पार्टी कन्विंस होना है, पूरा पार्टी पहचानना है। पार्टी के सामने मैं रखा था, मेरे सीसी के सामने मैं रखा था, ओपनली आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स बिफोर द सीसी, बट नोबडी हैज एक्सेप्टेड दिस वन। किसी ने साथ नहीं दिया? नहीं दिया। माइनॉरिटी, सिंगल माइनॉरिटी, सिंगल माइनॉरिटी, सिंगल स्ट्रांग माइनॉरिटी। मेरी एक जानकारी यह भी है, आप कह रहे हैं कि 2024 के बाद 2003 से आपको गलतियां महसूस हुई और 2024 के आसपास आपको लगा कि बंदूक नीचे रखने का समय है। यह अक्टूबर 2024 में आपकी तत्कालीन जो आपके जनरल सेक्रेटरी थे बसवराजू, उनसे मुलाकात हुई थी वहाँ पे गणपति बसवराजू जी और आप, ये चर्चा हुई थी? हुआ था, क्योंकि उससे पहले मैं, हमारा एक सीआरबी का साथी था, वो बाद में एनकाउंटर में उनका देहांत हो गई। वो साथी ने पहले सरकार के सामने हम पीस टॉक्स के लिए जाना है करके एक पेशकश किया था। उस विचार को लेकर मैं पहले, मेरा सीआरबी फोरम होता है, सीआरबी फोरम में रखा था। वहाँ मैं एक सिंगल आदमी हूँ, सिंगल आर्मी है मेरा। फिर बाद में, उसके बाद मैं वहाँ से निकलकर, सीआरबी फोरम से निकलकर पीबी के सामने गया था। पीबी में हम 4 लोग हैं, 4 में से एक साथी ने वहाँ पर एब्सेंट था, बाकी तीनों के सामने, दोनों के सामने मैं रखा था। आप जो बताया है गणपति और बसवराजू, उन लोगों के सामने मैं रखा था। तो उन लोगों ने मुझे कन्विंस किया, नहीं आप ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा ऐसा ही तो होता ही है। बसवराजू तैयार नहीं थे? बसवराजू तैयार नहीं थे, और वो बताया हम सीसी में जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन के हिसाब आप रहना है। तो ठीक है, डेमोक्रेटिक सेंटिज्म है, जनवादी केंद्रीयता है, उसी उसूल के हिसाब से मैं मेरे ड्यूटी पर चले गए। आपने जब अक्टूबर 2024 में गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, उसके पहले आपकी काफ़ी दिनों तक पुलिस अधिकारियों से, प्रशासन से भी चर्चा चली। मुख्यमंत्री ने आपके आत्मसमर्पण के कार्यक्रम में बताया था कि आप चाहते थे कि मुख्यमंत्री के समक्ष आपका आत्मसमर्पण हो। मुख्यमंत्री से भी कभी बात हुई थी उस दौरान? बिल्कुल नहीं, ये पूरा अफवाह है। बहुत सारे लोग मुझे बदनाम कर, क्योंकि बाहर आने के बाद, ये बात जब आप बोल रहा है, ये मैं बाहर आने की बात है। मैं जब तक अंदर था, मैं पार्टी में पीबी कॉमरेड के रूप में काम करता था। 2025 अक्टूबर 13 से पहले ये बात कहाँ भी नहीं था। बाहर आने के बाद बहुत सारे बातें निकलते हैं। भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया, उसके बाद एक पूरी मालिका चली छत्तीसगढ़ में। रुपेश ने आत्मसमर्पण किया और सैकड़ों माओवादियों ने अपनी बंदूकें नीचे रख दी आपकी एक एक्शन के बाद। लेकिन देवजी ने आत्मसमर्पण नहीं किया।
जब आपकी बसवराजू, गणपति इनसे मुलाकात हुई थी, उस समय देवजी भी वहाँ थे और देवजी भी आपके इस पूरी विचार के खिलाफ थे? उस समय में देवजी नहीं था। हम नवंबर 18 उस समय में जब मिले थे, उस समय में देवजी नहीं था। देवजी दूसरे काम पे गए थे। बसवराजा और गणपति थे, उन दोनों के सामने हम रखे थे। और मैं आने के बाद जितना लोग बाहर आ रहा है, ये एक प्रामाणिकता को दर्शाता है, विच इज़ द करेक्ट। बसवराजू का जो एनकाउंटर हुआ, आपके सर्वोच्च नेता थे, जनरल सेक्रेटरी थे। यस, नो डाउट। उसके बाद क्या देवजी को ऑफिशियल रूप से जनरल सेक्रेटरी चुना गया है? चुनने वाला कौन है कौन? क्योंकि ये तो मीडिया का अफवाह है पूरा। कहाँ भी चुनाव नहीं हुआ है, कोई बचा नहीं है। देवजी के साथ में सिंगल लेजर सीसी मेंबर है, मेरे साथ में सिंगल सीसी मेंबर है। देवजी साउथ में रहते हैं, मैं नॉर्थ में रहता आया है। इसलिए कोई सीसी का मीटिंग नहीं है, पीबी का मीटिंग नहीं है, एक दूसरे से मिलने की परिस्थितियां नहीं है, तो चुनाव कहाँ से होता है? लेकिन बातें ऑफ कोर्स हुए तो सेल्फ डिक्लेयर होगा, मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो मीडिया का है। एक्चुअली ही डज नॉट सेड एनीवेयर सर। तो क्या देवजी कहाँ भी नहीं बताया? स्वघोषित जनरल सेक्रेटरी बन गए? बना दिया मीडिया ने, वो भी कहाँ भी नहीं बताया। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ करके देवजी का वक्तव्य तो मैं आज तक नहीं देखा हूँ। क्या भूपति भी जनरल सेक्रेटरी बनने की रेस में थे? मैं कभी भी उस रेस में नहीं था। पिछले साल, अब चूंकि माओवाद करीब करीब समाप्त होने की राह पे, सशस्त्र माओवाद करीब करीब समाप्त होने की राह पर है। पिछले साल छत्तीसगढ़ में करेगुट्टा की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि जो सब टॉप के कैडर्स हैं, कमांडर्स हैं, वो वहाँ सुरक्षा बलों द्वारा घेर लिए गए थे। लेकिन फिर अचानक एक चमत्कारिक रूप से वहाँ से जो बड़े कैडर्स हैं वो निकल गए। हुआ क्या था? सही में वहाँ पर जो साउथ सब जोन बोलते हैं हम, साउथ सब जोन के 500 लोग थे वहाँ पर। करेगुट्टा ऑपरेशन के समय पे वो लोग वहाँ पर थे। फिर 21 दिन कुछ वहाँ ऑपरेशन चला था, हज़ारों फोर्स के साथ चला था, एक युद्ध टाइप में ही चला था। ये तमाम मैं बाद में सुना हूँ, बाद में उसका रिव्यू भी मैं देखा हूँ। चमत्कारिक रूप से वहाँ से बाहर रहने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि वो सरकार का क्या मजबूरियाँ हैं मैं तो नहीं जानता हूँ। उसी समय में ऑपरेशन सिंदूर वो हुआ था, उसका वजह से ऑपरेशन को रोक दिया, क्या कैसा रोक दिया है ये तो मेरा नॉलेज में नहीं हूँ। उस समय में फिर वहाँ से लोग अलग अलग बैचेस में रिट्रीट हुआ है। लेकिन वहाँ से जो लोग निकले, जिसे मैं कह रहा हूँ कि चमत्कारिक रूप से निकले, वो सब तेलंगाना की ओर निकले। मेरा इशारा उसी ओर है, मेरा प्रश्न भी आपसे उसी ओर है कि क्या तेलंगाना से कुछ मदद वहाँ उस समय हुई थी, और जिसके कारण जो टॉप कैडर हैं वो सुरक्षा दलों द्वारा घेरने के बाद भी सुरक्षित निकल गए थे? एक्चुअली टॉप कैडर इधर ही आया है, कुछ लोग उधर गए हैं। टॉप कैडर, हमारा टॉप कैडर सीसी मेंबर्स इधर ही आया है, मद्दड़ के तरफ से, नेशनल पार्क के तरफ इधर आए थे, इधर आके हमसे भी मिले हैं, उधर नहीं गया है। तेलंगाना सरकार की भूमिका के बारे में आप, और आपकी जो तेलंगाना राज्य कमेटी है, वह अभी भी सशस्त्र माओवाद और संघर्ष जारी रखने के पक्षधर दिखती है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? पार्टी में तो अलग अलग विचार होता है, लेकिन आज तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष जारी रखने के पार्टी के बारे में आप जो बोल रहे, वहाँ भी एक सिंगल आदमी बचा है और कोई भी नहीं है। और तेलंगाना सरकार की क्या स्टैंड है मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, शिवधर रेड्डी का डीजी सर है वहाँ पर, उनका स्टेटमेंट देख रहा हूँ। आज भी मैं मीडिया का समाचार पढ़ के आया हूँ, ऑपरेशन करेगुट्टा 2 चल रहे हैं। इसलिए सरकार के बीच में, नहीं तो पार्टियों के बीच में क्या है क्या नहीं है, मैं उस पर बताना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं बता सकता हूँ। आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट पॉलिटिक्स। जो जिसे हम सशस्त्र माओवाद कहेंगे, जो एक बंदूक के जरिए आपकी पार्टी ने संघर्ष किया, काफी लंबा वो चला, संसाधन हथियार कहाँ से मिलते थे? जनता को हथियार मिलना, संसाधन मिलना, जनयुद्ध में रहने के समय पर वो तो ढूंढ लेते हैं।
और वो जमा कर लेते हैं। आप तो जानते हैं एक एक हथियार हम वहाँ से नयागढ़ से कितने लाए हैं, नहीं तो कोरापुट से कितने लाए हैं, और अलग अलग जगहों से हम एम्बुश किए हैं, रेड किए हैं, हमारा पीएलजी थे, इसलिए वैसा ही ज़्यादा जुगाड़ लिया है। जब माओवाद चरम पर था, जी। कभी एलटीटीई दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन माना जाता है, उससे भी प्रशिक्षण के लिए कुछ सहायता लेने की बातचीत हुई थी, या कहीं एक कोई संपर्क या संबंध स्थापित हुआ था? एक्चुअली एलटीटी से हमारा संपर्क नहीं है, हमारा संबंध नहीं है। एलटीटी से जो लोग बाहर आए थे उन लोगों ने ढूंढते ढूंढते हमारा पार्टी का कनेक्शन में आया था। तमिलनाडु में 2 लोग थे, वो लोग हमें प्रशिक्षण दिया था 89 में। उसके बाद एलटीटी भी ख़त्म हो गए धीरे धीरे, इसलिए वो लोग भी हमारे संपर्क में बाद में नहीं हैं। वो लोगों से हम 1-2 बार प्रशिक्षण लिया है। किस प्रकार का प्रशिक्षण? वो पूरा हमारा एक्चुअली पीएलजी में जितना बदलाव आया है उन लोगों के प्रशिक्षण के बाद ही आया है। उन लोगों का कहना था कि वे लोग इंडियन आर्मी से लिया है, वो कितना सच है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन पीएलजी की रणनीति बदली? रणनीति नहीं, हमारा जो ट्रेनिंग है, हमारा जो एक्शंस है, हमारा जो मिलिट्री का जो नॉलेज है वो बहुत विकसित हुआ है। केंद्र सरकार ने कुछ सालों पहले एक फैसला लिया था, नोटबंदी की गई थी। कहा जाता है कि जो अलग अलग चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको उनकी कमर तोड़ने के लिए वो निर्णय लिया गया था और उसका परिणाम हुआ। मेरा सीधा प्रश्न है, माओवाद पर नोटबंदी का कितना परिणाम हुआ? बहुत ज़्यादा परिणाम था। बाकी किन पर कितना हुआ मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारा पार्टी पर उसका तो असर बहुत थी। कैसे? बहुत नुकसान भी हुई, कैसे? क्योंकि इमिडिएटली हम चेंज नहीं कर पाए थे। बड़ा नोटबंदी जब आया था, करोड़ों रुपयों को हम एक्सचेंज नहीं कर पाया था। अभी तक वो पैसे पार्टी के पास वापस नहीं लौटाए। बहुत नुकसान हुआ है। आंकड़ों में बता सकेंगे? मैं अकेला, मेरा आंकड़ों के हिसाब से जितना मेरा नॉलेज में, मैं अकेला ही 20 करोड़ तक नुकसान ये हुआ है। और कहाँ कितना हुआ वो मुझे इतना एग्जैक्टली फिगर मेरे पास नहीं है। अभी तक पार्टी के पास वापस नहीं पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास है। आप जैसे लोगों को देते हैं ना, थोड़ा एक्सचेंज करके दे दो भैया करके, फिर वापस नहीं दिया। कितना फ़ायदा उठाए वो लोग हम नहीं बता पाते हैं। अभी आपने काफ़ी सारी प्रेस नोट्स भी निकाली थी, जारी की थी। जब आपने अक्टूबर में सरेंडर किया, उसके पहले काफ़ी सारे आपकी भूमिका स्पष्ट हो आपके कैडर्स के पास, क्योंकि आपका संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा था, तो उन तक बात पहुंचाने के लिए आपने काफ़ी प्रेस नोट्स निकाली थी। तो वो मैंने पढ़ी हैं वो प्रेस नोट्स। उसमें आपने लिखा था कि मुख्य धारा में लौटना है, और मुख्य धारा में लौटने के लिए बंदूक नीचे रखकर मुख्य धारा में लौटना है, और काम लोगों के प्रश्नों के लिए ही करना है। यस, यह मुख्य धारा पूर्ण तरह से संविधान की बाउंड्रीज में है। यस, ऐसा ही है। आप जो पूछा है वो सही बात है। मैं पूरा पार्टी में इस विषय को लेकर चर्चा किया हूँ। आज की परिस्थितियों में हम बंदूक छोड़कर ही मुख्य धारा में जाना है करके मैं पूरा पार्टी में चर्चा किया हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ सहमत जताया था ये लोग बाहर आया है। लेकिन उस समय की आपकी जो प्रेस नोट्स हैं और जो भूमिका आपने रखी थी, कुछ लोग उससे मुख्य धारा में लौटना, उसको एक तर्क, जो एक जंगल का सशस्त्र माओवाद है, एक दूसरी जो ब्रांच है जिसे आजकल अर्बन नक्सलिज्म कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना था कि यह झुकाव भविष्य में उस तरफ तो नहीं होगा। इस प्रकार का एक संशय लोगों के मन में, आप आज क्लियर कर सकते हैं वो संशय? ओ जरूर, मैं क्लियर कर सकता हूँ। ऐसा माओवाद में तो जंगल माओवाद या नहीं तो अर्बन माओवाद, ऐसा कुछ डिमार्केशन नहीं कर सकते हैं। एक विचारधारा है, वो विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं लोग। इसलिए आज की परिस्थिति में बदलाव आया है। इसलिए जो भी बाहर है वो और जो अंदर है उन तमाम लोगों से मेरा अपील है, हम आज बदले हुए परिस्थितियों में हम संविधान के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है, एक मजबूरी है। इसलिए हम जरूर करना है। इसलिए हम सब मिलके इस रास्ते पे हम काम करेंगे। मैं तमाम हमारे साथियों से मेरा अनुरोध यही है, हमारा विनती ये है।
जो जंगलों में हैं उनसे आपने बार बार विनती की, जो छुपे तौर पर शहरी माओवाद में काम करते हैं अलग अलग संगठन, तो उनसे भी यही विनती करेंगे? मेरा जो विनती है यह अकेले के लिए नहीं है, मेरा विनती सभी लोगों के लिए है। जो बाहर है आप लोग बोल रहे हो वो कौन है मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन सभी के लिए मेरा विनती है जो कर रहा है, क्योंकि आजकल परिस्थितियों में जो बदलाव आया है, जंगलों में रहते हुए सशस्त्र संघर्ष की राह पर जो चलने की निर्णय लिया है, एक हिडमा हमारे सामने है और एक प्रभाकर हमारे सामने है। क्या हुआ है, बहुत बार आज तक बहुत बार मैं मैसेजेस देते ही गया हूँ, आज भी आपके साथ दे रहा हूँ, कितने भी गालियाँ मुझे देने दीजिए, आई एम रेडी टू बेयर ऑल दिस थिंग्स। हिडमा और प्रभाकर दोनों से भी कहा था आपने साथ चलने? प्रभाकर से कहा हूँ, हिडमा मेरे से 2022 अक्टूबर के बाद मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन प्रभाकर के साथ अक्टूबर 12 तारीख तक मेरा सितंबर 12 तारीख तक मेरा संघर्ष चला था। वो उनका राय पर डटे हुए थे, मैं कन्विंस करने के लिए कोशिश किया था। पत्रकार के तौर पर मैं शहरी माओवाद से भी संबंधित काफ़ी खबरें करता रहता हूँ, पुलिस अधिकारियों से मुलाकात होती है, कुछ बातें पता चलती हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास पहुँचते हैं जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होता है, खास करके 2024 के पहले के 2-3 वर्षों में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकना है और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो इस देश की जो एक मुख्य विरोधी पार्टी है कांग्रेस, उसको भी साथ देना पड़े तो दीजिए। क्या ऐसा कुछ था? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं था, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए, क्या है, मैं तो नहीं जानता हूँ। ऐसा तो डॉक्यूमेंट्स पार्टी में नहीं था, हमारा पार्टी डॉक्यूमेंट्स वैसा नहीं है, इसलिए मैं एक पत्रकार के हिसाब से आप मुझे पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ऐसा तो हमारा पार्टी के पास नहीं है, कभी ऐसा कोई निर्णय नहीं? कभी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था। हम एक व्यक्ति का, नरेंद्र मोदी सरकार या तो मनमोहन सिंह जी का सरकार, ऐसा कोई व्यक्ति का सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है, एक सिस्टम है, ये सिस्टम से संघर्ष है, ये सिस्टम से कैसा हम ये करना है, हमारा ये उद्देश्य रहता है, लेकिन व्यक्ति कौन है इट इज़ अ नॉट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग अभी एक प्रश्न से पहले शहरी माओवाद पर बात कर रहे थे, उससे जुड़ा एक छोटा सा प्रश्न, IAPL और CDPR नाम के जो संगठन है, CPDR नाम के जो संगठन है, ये किस तरीके से संपर्क में रहते हैं, संबंधित रहते हैं? वे लोग बहुत सारे जनवादी संगठन है, इमरजेंसी के बाद में अपने देश में बहुत सारे मानवाधिकार संगठन उभर के आए हैं, मानवाधिकारों पर वो लोग काम करते हैं, इसलिए वो लोगों का फील्ड अलग है। लेकिन आजकल कुछ लोग, मैं बाहर आने के बाद मुझे ये सरप्राइज हो रहा है कि उन लोगों का फील्ड मेरे से संघर्ष करने के इस पर आ रहा है क्या, क्योंकि तेलंगाना में मैं देखता हूँ कोई मानवाधिकार संगठन करके वो लोग बोलते हैं और मेरे ऊपर गालियाँ देना और सशस्त्र संघर्ष को छोड़ना क्या गलत है करके जजमेंट करना, ये किसकी दायरे में आते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहे। कभी संपर्क नहीं रहा? बिल्कुल नहीं रहा था। आप 1975 से जी जंगल में रह रहे हैं और एक सशस्त्र माओवाद का रास्ता आपने अपनाया था, अब आपने अपना विचार बदल के मार्ग बदला है। दलम में रहते हुए ही, पर्सनल क्वेश्चन है आपसे लेकिन जानना चाहूँगा, दलम में रहते ही आपका विवाह हुआ था, आपकी पत्नी तारक्का से भी मैंने जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया था बात की थी जी। सुना है लव एट फर्स्ट साइट था? एग्जैक्टली। क्या उम्र थी आपकी? मैं 75 से जंगल में नहीं था, मैं 82 में आया था, 75 से स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में था, बाद में मैं जंगल में 83 में आया था, 87 में मेरा शादी हुआ था, उस समय में मेरा 27-28 ईयर्स था। लेकिन ये सही बात है, लव एट फर्स्ट साइट था? यस एग्जैक्टली। तारक्का जी ने आत्मसमर्पण आपसे कुछ महीनों पहले किया था। यस। आपसे बात करके वो आत्मसमर्पण करने पहुंची थी या क्या सच्चाई थी? ऐसा तो बातचीत में आप जाके सरेंडर हो करके ऐसा मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। तो आपकी पत्नी ने इशारा आपका समझ लिया था? जी हाँ, बोल सकते हैं कि मैं अकेला नहीं, मेरा पार्टी एक हेल्पलेस कंडीशंस में थी, क्योंकि एक तारक्का ही नहीं, बहुत सारे वेटरन कॉमरेड्स थे, उन तमाम लोगों को बचाने की स्थिति नहीं है। अब जो अर्बन माओवादी बोल रहे ना, कोई माओवादी हमारे लिए कहाँ भी हेल्प करने की स्थिति नहीं थी,
एक व्यक्ति को बचाने की स्थिति नहीं है, उन लोगों को कहाँ रखेंगे? उनका एज एलिमेंट्स भी है, ओल्ड एज एलिमेंट्स भी है, और उन लोगों को बहुत सारे समस्या भी है, रखने की जगह नहीं है। क्या करेंगे? घर वाले को बुलाए तो वो लोग आते हैं, लेकिन वो लोग स्पष्ट रूप से बता देते हैं हम ले जाके सरेंडर करवा के ही हमारे घर में रखेंगे करके। व्हाट इज द ऑप्शन? आपने एक काफी महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया, हेल्पलेस कंडीशन हो गई थी। exactly. जो वृद्ध माओवादी हैं उनकी स्थितियां काफी खराब थी। काफ़ी खराब थे, बहुत लोगों का बात काफ़ी खराब थी। ट्रीटमेंट के लिए परिस्थितियाँ नहीं है, सप्लाईज का परिस्थिति नहीं है, दवाई नहीं मिल रही थी, रहने की जगह नहीं मिल रही थी, बहुत हेल्पलेस कंडीशंस था। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। आज देवजी और कुछ जो गिने चुने कैडर तेलंगाना में कुछ हैं, देवजी कहीं अज्ञात जगह पे जहाँ भी होंगे जी, और उनके साथ जो कैडर होगा, जी। आज क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं तो अगस्त से यही बात, अंदर जब मैं तो एक 22 पन्ना का एक अपील भी सभी कैडर के लिए तैयार किया हूँ। हम क्यों बाहर जाना है, इसमें पूरा विस्तार से लिखा हूँ। ये देवजी के पास भी भेजा हूँ, हर एक साथी के पास भेजा हूँ, मेरे साथ जो सीसी मेंबर था उनसे भी चर्चा किया हूँ, कुछ सुधारों को भी इसमें मैं जोड़ दिया हूँ। आज फिर बाहर आने के बाद भी उन लोगों से मेरी विनती यह है कि आइए, हम सब मिलके काम करेंगे, मुख्य धारा में लौटिए, हम सब मिलके काम करेंगे। आज आपके जरिए भी मैं तमाम लोगों को यही अपील करना चाहता हूँ कि लेट अस वर्क कंबाइंडली, जॉइंटली, कम एंड जॉइन इनटू द मेन स्ट्रीम, यही मेरा विनती है। अंतिम 2 प्रश्न ओके सर। आपकी पूरी पार्टी के लिए और आपके लिए भी, वो शायद काफ़ी आदरणीय हैं। जी। गणपति कहाँ है? गणपति अज्ञात में। कितनी उम्र है उनकी? 78 या 79। कैसे जंगलों में रह रहे हैं? जंगल में नहीं है, ये तो स्पष्ट ये है कि क्लियर है कि जंगल में नहीं है, वो बहुत ही एज्ड है और ओल्ड एज एलिमेंट्स है। किसी और सुरक्षित कहाँ तो जगह पे है? हो सकता है, जंगल में तो नहीं है, वो स्पष्ट है। आपकी एक बहुत पुरानी साथी थी सीमा हिरानी सीमा उर्फ हिरानी, मंजू, या सीमा शानबाग भी जिन्हें कहते थे आप लोग, पता नहीं। वो कहाँ है? वो भी किसी को नहीं मालूम। सीमा शाहनबाग और कुछ नाम, मैं तो ये नाम ही नहीं सुना हूँ। कौन है? अंतिम प्रश्न, मुख्य धारा में लौटे हुए भूपति आगे क्या करेंगे? वही सोच रहा हूँ क्या करना है। समाज में तो बहुत सारे बदलाव हैं, मेरा तो सोच जंगल का ही सोच रह गया है, इसलिए समाज में क्या बदलाव है, पहले आई हैव टू स्टडी दिस चेंजेस। ये बदलाव को मैं समझना है, पहले समझने के बाद जो मैं मेरा वक्तव्य में दिया हूँ, जनता के साथ में रहूँगा, जनता के आवाज़ों को मैं सुनूंगा, वो आवाज़ों को कहाँ तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन लोगों के साथ रहते हुए हम हल कर सकते हैं, उस दिशा में काम करने की सोच से मैं आया हूँ। उस दिशा में ही मैं आगे बढ़ने की विचार से अब तक हूँ। जनता के प्रश्नों पे जो हमारे लोक प्रतिनिधि होते हैं चुने हुए, वो भी काम करते हैं। जी हाँ। तो कहीं भूपति उस दिशा में आगे तो नहीं बढ़ेंगे? उन लोगों का मदद तो जरूर लेना ही पड़ेगा, सभी का मदद लेना पड़ेगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो लोग वहाँ पर बैठे हैं, हम बाहर बैठे हैं। हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में अगर काम करना है तो फिर उन लोगों के साथ भी बातचीत करना ही पड़ेगा, जनता को उन लोगों के साथ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम परिस्थितियों को पहले समझना है, स्टडी करना है, ये करने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, वी विल डिसाइड। खूप खूप धन्यवाद आपका अपने एबीपी नेटवर्क से बातचीत की। तर भूपती एक अनुशासित त्यांच्या पार्टीचे कमांडर होते। आता त्यांनी आपली दिशा आणि आपला कार्याचा क्षेत्र जो आहे तो बदलवलेला आहे। काही प्रश्नांचे त्यांनी अगदी स्पष्टरित्या उत्तर दिले, मात्र काही प्रश्न त्यांनी अगदी चाणाक्षपणे टाळलेले, कदाचित त्यांना त्याचा उत्तर द्यायचा नसेल। मात्र त्यांच्या या मुलाखतीच्या माध्यमातून आपल्याला माओवाद का संपुष्टात येत आहे, तो विचार का मागे पडला, कोणत्या अडचणी निर्माण झालेल्या होत्या ज्यामुळे जनतेचा पाठिंबा मिळणं सुद्धा बंद झालेला होता, अनेक अशा गोष्टी त्यांनी सांगितलेल्या आहे की ज्याच्यामुळे माओवाद संपुष्टात येण्याची स्थिती का निर्माण झाली आहे।
कॅमेरामॅन अतुल हिरडेसह रजत वसिष्ठ, एबीपी माझा, गडचिरोली. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट. Thank you.